मैम चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं बात करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करा, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपको क्या लगता है, मैं आगे की बात कर रही हूँ या पीछे की बात कर रही हूँ? मतलब ये ज्यादा हायर प्लांट्स में होगी या ये ज्यादा लोअर प्लांट्स में होगी? मैम हायर प्लांट्स, मोर इवॉल्व्ड प्लांट्स। तो जैसे यहाँ पर ये टर्म हमने मेंशन करा है आपके लिए कि ये एंजियोस्पर्म्स में देखी जाती है ज्यादातर। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? हम किन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं? कोई एग्जांपल देगा? मैम दैट बेयर फ्लावर्स। दैट बेयर फ्लावर्स। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं ना बच्चों, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एक तो पहली खासियत है ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, और दूसरी खासियत है इनकी कि इनमें जो सीड होती है वो होती है कवर्ड। सीड कैसी होती है बच्चों? कवर्ड, कवर्ड सीड्स। अच्छा ये बताइए माही गुप्ता कि सीड को अगर मैंने बोया मिट्टी में तो सीड से क्या बनेगा माही? मैम बड। सीड से बड बनेगा, सीड से तो पौधा बनेगा ना बच्चे। सीड में से क्या निकलेगा? पौधा, पौधा निकलेगा ना सीड में से। चलो एक छोटा सा प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ पर कि सीड का जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये है सीड, इस सीड को मैंने मिट्टी में बोया, ये ब्लैक कलर से मैंने लेवल दिखा दिया कि ये मिट्टी में मैंने इसको बो दिया। जब मैंने इस सीड को मिट्टी में बोया और इसे भरपूर मात्रा में सनलाइट मिला, एयर मिला, वाटर मिला, राइट? तो जब इसे सब कुछ फेवरेबल मिलेगा तब ये जो सीड है इसके अंदर से दो चीजें निकलेंगी। एक ऊपर की तरफ जाएगी, इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, जरा बोलकर दिखाओ। प्लूम्यूल। प्लूम्यूल। और एक नीचे की तरफ जाएगी जिससे बनेगी रूट, और ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। क्या कहते हैं उसे बताओ? रेडिकल। रेडिकल। वेरी गुड। पहले रेडिकल निकलता है, मतलब जब हमने सीड को मिट्टी में लगाया तो सीड जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने का मतलब क्या है, पहले ये बात करते हैं। जो सीड है ये प्लांट ने बनाया है, तो प्लांट सीड बना के क्या करना चाहता है? अफीफ, एक पौधा है, हमने आम खाया, हमने अमरूद खाया, हमने एप्पल खाया, कुछ भी खाया, तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनमें सीड्स खाते हैं हम। अब सीड्स को आप और हम जनरली नहीं खाते, पचा तो नहीं सकते। तो जो सीड है वो प्लांट क्यों बना रहा है अफीफ? हाँ अफीफ, इप्शिता। मैम फॉर इट्स फर्दर ग्रोथ। फॉर पौधे की और ज्यादा ग्रोथ होगी सीड बनाने से। कैसे? हाँ बताओ अफीफ। मैम प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनी सीड्स टू एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। तो कैसे करता है? बिल्कुल आसान सी बात बताओ। एक आम का पेड़ खड़ा हुआ है, उस आम के पेड़ ने ढेर सारे आम बनाए, हर आम के अंदर उसकी सीड है, एक एक सीड है। तो ये आम बना के इस पेड़ को तो खाने को मिल नहीं रहे, तो ये आम क्यों बना रहा है अफीफ? आम क्यों बना रहा है पेड़, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, बता। हाँ दिव्यांशी सिंह, दिव्यांशी सिंह यस मैम। बताइए। मैम फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। नो, नॉट स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये जो आम बना रहा है, ये आम में ये स्टोर भी कर रहा है, जो स्टार्च, जो भी फूड स्टोर कर रहा है, उस फूड को ये पौधा तो नहीं खा सकता ना, है ना दिव्यांशी? अगर एक फ्रूट को आप पौधे पे लगे रहने दो तो वो फ्रूट को कुछ चूस थोड़ी जाता है? आम का पेड़ चूसता है क्या? नो मैम। नहीं ना, उसे तो आप और हम ही चूसते हैं।
है ना, या कोई पशु पक्षी चूसेंगे, तो पौधा क्यों बना रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अभी किसी ने कहा, दिव्येश ने कहा शायद। यस हाँ, मैम। बताइए बताइए दिव्येश। मैम क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होगा उसे खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, इसीलिए वो फ्रूट बनाता है। देख, फ्रूट जो है सीड के बाहर है ना दिव्येश? फ्रूट Yes, है ma'am. सीड के बाहर। तो जब आम खाया आपने, तो आप आम को खा लेते हो, आम तो खा लेते हो, सीड को फेंक देते हो, तो उस सीड के पास फूड नहीं गया है जो वो बाहर था, नहीं गया, वो तो आपने मैंने खा लिया। मैम वो आपने बनता और है, उसके मैंने, लिए हम खा लेते हैं। हाँ, तो हम खा लेते हैं, लेकिन वो क्यों चाहता है कि हम खाएं या हम तक पहुंचे? मैम क्योंकि उसकी Ma'am, because क्योंकि this ट्री seed. सीड दूर तक जा सके उससे। दैट्स इट, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। एक पौधा, पेड़, जानवर, इंसान, हर एक कोई, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो जब एक फूल बनाने वाला पौधा फूल बनाता है, तो आम का फूल, बौर आते हैं आम के पेड़ पर, तो जब बौर आए, तो बौर आए मतलब फ्लावर्स आए, फ्लावरिंग हुई। अब ये फ्लावर जो है, ये फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगी, तो ये क्या बन जाएगा? फ्रूट। क्या बन जाएगा? Fruit. तो अब आम का जो फूल है उससे बन गया फल, आम बन गया। अब जब ये आम का फल लटक रहा है पेड़ पर, तो आपने खाया, या मान लीजिए किसी ने, कौवे ने चोंच मारा, वो कौवा लेके उड़ गया उसको, आम को, और कहीं बैठ के खा रहा है, लेके उड़ गया, कहीं बैठ के खा रहा है, मजे मजे में उसने खाया, और खाने के बाद में उसने फेंक दिया। फेंक कर क्या गिरा नीचे? क्या गिरा नीचे? बीज गिरा। अब ये जो सीड है, अब हम इसकी सीड की बात करते हैं, जैसे दिवेश ने अब बोला था, ये वहां से बात करते हैं। ये जो सीड है, ये समझ लीजिए, इस सीड के अंदर इस पौधे का एक छोटा सा स्पेसिमेन है। ये जो पूरा इतना बड़ा आम का पेड़ है, ये जो इतना बड़ा आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ का छोटा सा बच्चा, एम्ब्रियो, इसमें प्रेजेंट है। हाँ या ना? है कि नहीं है? तो ये जो बीज है, अगर इस बीज को मैं मिट्टी में लगाऊं, प्रॉपर इसको सनलाइट दूं, एयर दूं, वाटर दूं, तो इससे आम का ही पेड़ तो बनेगा, बनेगा ना? तो इसके पास आम का पेड़ बनाने की सारी इंफॉर्मेशन इससे बनेगा, इस बीज से बनेगा आम का पेड़। तो अब जब मैंने इस बीज को मिट्टी में डाला और इसको सभी सूटेबल कंडीशन दिए, तो ये बीज पहले बनाएगा रेडिकल। पहले नंबर पे क्या बनाएगा? रेडिकल। रेडिकल क्या है बेटा? रेडिकल सीड से निकलने वाला पहला पार्ट है, जिससे निकलेंगी रूट्स। रेडिकल से ही रूट बनेगी, और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, प्लूम्यूल से बनेगा शूट। शूट मतलब मिट्टी के ऊपर, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पौधा बनाती हूँ, और इस पौधे के पास में ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, तो ये सब चीजें जो कि मिट्टी के ऊपर का पार्ट है, ये कहलाएगा शूट। ये सब क्या कहलाएगा बच्चों? शूट। So whatever is present above the surface of ground is called shoot, and whatever is present below the surface of ground is called root. Okay? All right? Yes, ma'am. तो पहले निकलेगी रूट। रूट क्यों निकलेगी पहले? क्योंकि पहले जड़ पकड़ ले पौधा, मतलब वो जो सीड है वो बह ना जाए, उड़ ना जाए, तो इसके लिए वो सबसे पहले क्या करेगी? अपने जड़ पकड़ेगी, मतलब रेडिकल रूट बनाएगा। रूट बना के इट विल स्टार्ट विद द मिनरल अब्जॉर्प्शन, वाटर अब्जॉर्प्शन, राइट? अब ये जो बीज है, इसके बीज के पास छोटा सा एम्ब्रियो, तो ये छोटा सा एम्ब्रियो मतलब इसके पास पौधा बनाने की इंफॉर्मेशन है। आपके मेरे घरों में चना, राजमा, लोबिया, ऐसे कई सारे सीड्स होते हैं, रखते हैं डब्बे में हम, हेलो, रखते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये राजमा जो है, राजमे का बीन सीड जो है राजमे का, इसके अंदर राजमे का पेड़ बनने की पूरी इंफॉर्मेशन है ना? आपने इसको उबाल के खा लिया, नहीं बनेगा। अगर आप इसको प्रॉपरली मिट्टी में बोएंगे तो इसमें से राजमा का पेड़ निकलेगा, राइट? व्हाट आई मीन टू से दैट दिस सीड is the embryo of that particular plant and has all the information to give rise to an entire plant of that type. Clear है ये बात?
Yes, ma'am. ये सीड बनते हैं दो ग्रुप्स में प्लांट्स के। एंजियोस्पर्म्स का नाम हमने लिखा है यहाँ पर, और एंजियोस्पर्म्स के साथ जिम्नोस्पर्म्स में भी सीड्स बनते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे साइकस, जैसे पाइन। चीड़ का पेड़ सुने हो? जब नैनीताल जाते हैं ना ऊपर की तरफ, हाँ सुना है चीड़ का पेड़, पाइन ट्री। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पाइन ट्रीज, साइकस, सीड्रस, ये सब क्या है? जिम्नोस्पर्म्स। और ये जिम्नोस्पर्म्स भी सीड बनाते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी सीड बनाते हैं। स्पर्म्स का मतलब है सीड्स, तो एंजियोस्पर्म्स का मतलब है जिसमें कवर्ड सीड हो, और जिम्नोस्पर्म का मतलब है जिसमें नेकेड सीड हो, यानी सीड के बाहर कोई फ्रूट ना हो, यानी ये कोई फ्लावर नहीं बनाते, सीधे सीड बनाते। समझ आई बात? Yes, ma'am. फ्लावर नहीं बनता, कोई फ्रूट नहीं बनता, सिर्फ सीड्स होती हैं कोन्स नाम के स्ट्रक्चर्स में अरेंज। अगर आपने देखा होगा कि नैनीताल के रास्ते में बड़े सारे वो डेकोरेटिव पीसेस बेचते हैं कोन्स के पेंट करे हुए, देखे हो? हेलो, Yes, ma'am. देखे हैं? एक आध नहीं देखे हैं, लगता है सबने नहीं देखे। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो आप जब अब की बार आप लोग जब कहीं पहाड़ों पे जाएंगे तो आप जरूर देखिएगा कि ये जो पाइन ट्रीज होते हैं, मेल कोन्स छोटे होते हैं, फीमेल कोन्स बड़े होते हैं, और कई सारे होते हैं। तो ये कोन्स जो होते हैं ये एक्चुअली सीड्स हैं, एक साथ ग्रुप में सीड्स कोन नाम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, है ना, आम, अंगूर, बेला, केला, all this is एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे डाइवर्स ग्रुप है प्लांट्स का, और इसीलिए शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सबसे वेल डेवलप्ड ग्रुप है और इसके पास है फ्लावर बनाने की कैपेसिटी। तो अब मैं आपको एक और बात बता दूं जो मैं आपको पहले मेंशन करा था, कि फ्लावर इज द ओनली sexually reproducing part of a plant. Have you got my point? Yes, ma'am. तो एक पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, बशर्ते उसके पास फ्लावर्स हो। फ्लावर्स आसानी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। तो फ्लावर्स ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ग्रुप्स में नहीं होती है, लेकिन फ्लावर्स विजिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आसानी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, और इनके द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट्स में सीड्स कवर्ड होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होते हैं। तो सीड का क्या मतलब है? उस प्लांट के छोटे छोटे एम्ब्रियो, छोटे छोटे बच्चे, और ये छोटे छोटे बच्चों को आप जब जर्मिनेट करने का मौका दोगे तो उनसे उनके पौधे उग के आएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, ma'am. सबको आ गई बच्चे? Yes, ma'am. So angiosperms are the most successful, advanced because of the presence of this covered seed. तो ये जो covered seed है वो क्या एडवांटेज देती है उसे? इसका सीड यानी बच्चा, एम्ब्रियो, प्रोटेक्टेड है सीड कोट के अंदर। सीड यानी एक कवरिंग है एम्ब्रियो के चारों तरफ। तो अब जब ये सीड, हमने राजमे का सीड अपने डब्बे में रख लिया तो ये मर थोड़ी गया, सीड के अंदर एम्ब्रियो जिंदा है, काफी समय तक जिंदा रहता है ना। तो ये जो सीड कोट है, सीड के बाहर ये कवरिंग जो है इसकी, वो क्या कर रही है? सीड को प्रोटेक्ट कर रही है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रही है। जबकि जो प्लांट सीड नहीं बनाते हैं, जैसे कि फर के प्लांट्स, है ना, मतलब टेरिडोफाइट्स, फर हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें सीड नहीं बनता, इनमें बनता है स्पोर। सीड की जगह क्या बनता है बच्चों? स्पोर। हेलो, Okay, ma'am. यस मैम। स्पोर बनता है। स्पोर बनने का क्या मतलब है? स्पोर बनने का मतलब ये है कि स्पोर के पास में भी सारी इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल एम्ब्रियो की तरह, लेकिन जब ये स्पोर किसी भी जगह पर गिरेगा तो इसे तुरंत ही सब कुछ चाहिए, सारा न्यूट्रिएंट चाहिए। ये स्पोर जो है इसे हम सेव करके, स्टोर करके नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या? No, ma'am. नहीं, इसे हम स्टोर नहीं कर सकते, ये कवर्ड नहीं होता, इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। इसीलिए
हमें अपने चारों तरफ एंजियोस्पर्म्स तो नजर आते हैं क्योंकि सीड्स होने की वजह से वो हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं, लेकिन हमें हमारे चारों तरफ ऐसे पौधे नजर नहीं आते, एल्गी नजर नहीं आती, ब्रायोफाइट नजर नहीं आते, टेरिडोफाइट्स भी ज्यादा नजर नहीं आते, क्योंकि ये स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स प्रोटेक्टेड नहीं होते, इसलिए उनके चांस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाते हैं। बात समझ में आई मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So let us proceed now with sexual reproduction. Sexual reproduction एक ऐसी reproduction है जो asexual reproduction के against एक बहुत well developed way है reproduction करना। मतलब well developed way इसलिए है क्योंकि sexual reproduction number 1 एक ऐसा reproduction है जो biparental है, इसमें 2 parents है। हाँ खुशी सिंह, 2 parents होने का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होने का क्या एडवांटेज होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ 2 पेरेंट्स रादर देन 1? खुशी सिंह, रिया? Yes, ma'am. मैम can I? रिया, what is the advantage of reproducing with the help of 2 parents as in sexual reproduction rather than only 1? Ma'am, in sexual reproduction, Yes. we have a different type of variety in the Okay. offspring. This is, मतलब that means what you mean to say is that existence of 2 parents makes the offsprings diverse, variants, है ना? May I tell? हाँ बिल्कुल बताइए आफीफ। Ma'am, during sexual reproduction, the genetic material of 2 individuals is combined to produce genetically diverse offspring. आप लोगों को एक बात और अच्छे से समझ लेनी चाहिए, मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस समझाया था, याद है? Yes, ma'am. याद है? Yes, ma'am. तो हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था, और एक और बात जो मियोसिस के साथ आपको जोड़ लेनी चाहिए कि मियोसिस जो होता है वो हमारे गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उनमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि एक पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल दूसरे पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल के साथ थोड़ा मिक्स हो सकता है। मिक्स हो सकता है मतलब इसका उसके हाथ और उसका इसके हाथ। जैसे मैं एक छोटा सा आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाऊं अगर, तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर से बनाया मदर का क्रोमोसोम, ठीक है, और अब ब्लैक कलर से मैं बनाऊंगी फादर का क्रोमोसोम। तो ये ब्लैक कलर का क्रोमोसोम रेड कलर के क्रोमोसोम के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप करने का नतीजा ये होगा कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। मतलब किस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है? यहाँ इस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेड वाला क्रोमोसोम होगा इसके छोटे से पार्ट में रेड कलर भी आ जाएगा। देखो मैं अभी बना के दिखाती हूँ, रेड कलर भी आ जाएगा, मतलब जो रेड कलर का क्रोमोसोम है मदर का, उसका डीएनए का इतना पार्ट इस फादर के क्रोमोसोम में ऐड हो गया। हाँ जी, समझ में आई क्या बात देखकर? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ बच्चे, जिसे समझ में नहीं आई हो वो बताओ। मतलब ये है कि मदर के डीएनए का थोड़ा पार्ट फादर के क्रोमोसोम में और फादर के डीएनए का थोड़ा पार्ट मदर के क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाउएवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये संभावना रहती है। तो ये क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है, और मियोसिस किस में होता है? सेक्स सेल्स में होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्सचेंज हो सकता है इसका जेनेटिक मटेरियल उसके साथ और उसका जेनेटिक मटेरियल इसके साथ, तो इससे वेरिएशन पैदा हो ही सकती है। हाँ या ना? हो सकती है ना? Yes, ma'am. है ना? तो डीएनए अब जो नया ये क्रोमोसोमल सेटअप है आप ये देखो, तो क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है इनमें नया जीन इंक्लूड हो गया ना। अब ऐसे ही ये जो बच्चा है ये इसकी प्रोजेनी आगे जाएगी तो उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो वहां पे भी मदर और फादर के जीन्स में एक्सचेंज होगा। इस तरह से नए नए तरीके के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे Yes, है ना ma'am. भाई? नए नए तरीके के जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि मैं या आप हम सब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है
हमारा जो क्रोमोसोम होगा उसमें पीछे की कई पीढ़ियों के अलग 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 तरीके के जीन्स आते हैं। इसीलिए कई बार ऐसी बिल्कुल पुराने जमाने की कोई बीमारी भी आ जाती है जो शायद हमारे फोर फादर्स में किसी को हुई हो। सुने हो कभी ऐसे एग्जाम्पल्स? नो मैम। नहीं सुने हो? ऐसी कई सारी बीमारियां होती हैं जो इस जनरेशन को अगर दिखाई दी तो कई बार आपके पीछे के जनरेशन को स्टडी किया जाता है, राइट? और फैमिली ट्रीज बना के कि भाई ये बीमारी तो मम्मी पापा किसी में भी नहीं है, नाना नानी दादा दादी में नहीं दिख रही, तो क्या बात हो सकती है? ये बात हो सकती है कि हमारे और फोर फादर्स, ग्रेट ग्रैंड फादर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स में ये बीमारी के जीन्स हो सकते हैं और वो जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स में ट्रांसफर हो गए, इसलिए ये बीमारी भी हमें ट्रांसफर हो गई। तो बात इसकी नहीं है कि हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बात इसकी है कि हमारा जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, वेरिएशन आ गई उसमें, है ना? और ये वेरिएशन, ये डाइवर्सिटी ही हमें आगे की तरफ ले जा रही है। आगे की तरफ ले जा रही है कहने का मतलब ये है कि कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसकी वजह से वो अभी के एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में सबसे सक्सेसफुल है, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा सक्सेसफुल हो, राइट? और इसके लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ कोट करूंगी, सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल्स कोट इसलिए कर रही हूँ ताकि पहले आप कंसेप्ट समझ जाए। एक देखो एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप लोगों ने डीडीटी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ बेटा। मैम जो भी जीन्स जो है वो हमारे फोर फादर से आ रहे हैं, तो उनमें अगर कोई डिजीज हुई तो वो हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं होती, हमें हो जाती है। जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगी इप्सिता ना, तो सारे जवाब मिल जाएंगे फिर को, ठीक है? ओके मैम, कुछ ओके मैम। कॉम्बिनेशंस होते हैं, अनटिल अनलेस हमने वो चीजें नहीं पढ़ी ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसका रीजन होता है, बिल्कुल प्रॉपर रीजन होता है, लॉज के अकॉर्डिंग लीगली आपको बताऊंगी। जेनेटिक्स तो अभी कोर्स में है हमारे, इवोल्यूशन हटा है। यस मैम। ओके मैम। जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ये सब कुछ, आपको बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। देखो एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। डीडीटी नाम का एक इंसेक्टिसाइड ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश के खेतों में, बड़ा सक्सेसफुल रहा। अभी क्या हुआ, डीडीटी इंसेक्टिसाइड था, मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज हुआ, लेकिन देखा गया कि अब आपने सुना है कि डीडीटी यूज करते हैं लोग? नो मैम। नहीं। पहली बात तो डीडीटी बैन है, और दूसरी बात डीडीटी का इफेक्ट हो गया है कम। कैसे? मान लीजिए जो इंसेक्ट्स थे 100 थे, एक फार्म पे देख लेते हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन थी 100 पर जब डीडीटी छिड़के तो उनमें से 90 मर गए। कितने मर गए? 90। लेकिन 10 जो थे इंसेक्ट्स, उनके पास रेजिस्टेंट जीन्स थी। रेजिस्टेंट जीन्स का मतलब ये है कि डीडीटी के प्रभाव से जो उन्हें मरने ना दे, तो ये 10 बच गए। ठीक है, सही है? Yes, हेलो। मैम। अब ये Yes, 10 ma'am. कैसे बचे? ये 100 जो है उनकी पॉपुलेशन में थे, 10 इसलिए बचे क्योंकि इन 100 के 100 आइडेंटिकल नहीं थे। ये 100 के 100 इंसेक्ट्स अगर आइडेंटिकल होते तो ये सब के सब डीडीटी से मरते, लेकिन क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है, इनमें वेरिएशन है। हाँ या ना? बताओ। है ना? Yes, ma'am. की वजह से 10 बच गए। अब ये 10 धीरे धीरे बढ़े, अभी तो खेत में बहुत कम नजर आएंगे। अब जो आगे पॉपुलेशन बनेगी वो सारी कैसी बनेगी? डीडीटी रेजिस्टेंट की बनेगी मेनली, है ना? Yes, ma'am. कि नहीं? हो सकता है कुछ एक बच गए हो डीडीटी से जो रेजिस्टेंट ना हो, पर मेनली तो इसी की बनेगी। तो आगे जब आप डीडीटी छिड़कोगे तो धीरे धीरे 1, 2, 4 जनरेशन के बाद आप देखोगे डीडीटी का असर खत्म। डीडीटी का असर खत्म, क्योंकि अब जो पॉपुलेशन बन रही है, पैदा हो रही है, वो सारी डीडीटी रेजिस्टेंट जीन वाली है। हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना? यस मैम। में आइए आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये मिक्सिंग, राइट? ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इस क्रॉसिंग ओवर के द्वारा नए नए रिकॉम्बिनेशंस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसी की वजह से हम और आप सब में वेरिएशंस है, और ये वेरिएशंस ही हमारे को इवॉल्व करने में, आगे के एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने में मदद करती है। तो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है,
क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस के द्वारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, वो केवल म्यूटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसमें मियोसिस हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर की संभावना है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की संभावना है, जिससे कि वो ज्यादा वेरिएशंस, ज्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पैदा करेगा एज कंपेयर टू एक यूनिसेल्युलर या सिंपल ऑर्गेनिज्म जो मात्र एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। आर वी क्लियर विद दिस वन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any query regarding this? Then we are going to proceed with. Yes? Any queries here? No, ma'am. We shall be now carrying on with certain things, कुछ important terms जैसे, अब क्योंकि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हम जानते हैं एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जो बाई पेरेंटल है, जिसमें नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं गेमीट्स की मदद से, राइट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। तो ये पूरी बात है। हाउएवर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जिन्हें कहते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर की एक डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट। फ्लावर इज अ पूरा फ्लावर ही लिखूं तो फ्लावर इज अ sexually reproducing, is the only sexually reproducing part of a plant which is actually a condensed shoot, which is formed, which is actually a condensed shoot. Condensed shoot का मतलब क्या है पता है? अभी मैंने आपको shoot बताया था क्या होता है। shoot का मतलब है पौधे के ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट में जैसे ये बनाए हम, ये समझ में आगे लिख लिया आप लोग सब लोग? Yes, ma'am. तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक स्टेम दिखाऊं, अगली बार मैं आप लोगों को सबको एक बात और अगले बार के एक एक्टिविटी करेंगे, हम सभी लोग कुछ चीजें लाएंगे क्लास में। सब बच्चों को चाइना रोज फ्लावर लाना है, लिखो, राइट डाउन। यू ऑल हैव टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 स्पेसिमेंस ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज गुड़हल का फूल होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो चाइना रोज लाना है, गुड़हल का फूल, कोई सा भी चलेगा, लाल सफेद कोई सा भी, कोई उससे इशू नहीं है। चाइना रोज के साथ आपके पास में एक ब्लेड होना चाहिए और आप एक हैंकी रखिए, साथ में ब्रश रखिए, ठीक है, ब्रश भी रखिए, ये सारी चीजें रखिए, ठीक है। Okay, ma'am. Excuse Okay, me, ma'am. ma'am. हाँ बेटा, Excuse, हाँ बच्चे, वो ma'am, I have a doubt. हाँ बोलो बच्चे। मैम जैसे आपने बोला कि DDT अब बैन हो गया है क्योंकि सब रेजिस्टेंट हो गए इंसेक्ट्स, बट ऐसे तो मैम एट वन पॉइंट सभी इंसेक्टिसाइड के साथ होता होगा कि हर इंसेक्ट उसका रेजिस्टेंट हो गया है। कहीं ना कहीं ऐसा है मान्य। एक्चुअली डीडीटी इसलिए बैन नहीं हुआ है कि क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया, डीडीटी इसलिए बैन हो गया है क्योंकि ये कार्सिनोजन की तरह एक्ट करता है, मतलब इट हैज सर्टेन सब्सटेंसेस दैट मे कॉज कैंसर। आपको पता है पंजाब में एक एक्सप्रेस चलती है जिसे कैंसर एक्सप्रेस ही कहते हैं। पंजाब जितना डेवलप्ड स्टेट है वो इसलिए क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है, पर पंजाब में हर गांव में आपको सैकड़ों कैंसर पेशेंट मिलेंगे because of the over usage of these pesticides and insecticides which carry carcinogens। ठीक है, एक तो ये बात हुई कि बैन क्यों हुआ, लेकिन हाँ जैसे आप कह रहे हो ना मान्य, इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली। हम आज कोई दवाई बनाए, हम आज कोई इंसेक्टिसाइड बनाए, हम लड़ने के लिए बहुत रास्ते खोजते हैं, वो रेजिस्टेंट होने के लिए ज्यादा उन्हें एफर्ट नहीं करने पड़ते। आपने कभी टेस्ट नहीं किया, घर में बहुत मच्छर हो रहे हैं, आप कोई नया मस्कीटो रिपेलेंट लाइन लगाए, 2 दिन अच्छा रहा, उसके बाद क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता मैम उन्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता।
So it is something like this only. माने it's actually something like this कि जैसे हमारे पास एक वजह है उनसे लड़ने के लिए, उनके पास वजह है उनके एग्जिस्ट करने की। तो हर ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए वजह ढूंढता है, अडेप्ट करता है, या फिर हो सकता है उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसा हो। तो कोई ऑर्गेनिज्म का सरवाइव करना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना अडेप्ट करता है उस नए एनवायरनमेंट में, और उस अडेप्टेशन के लिए उसके पास जेनेटिक मेकअप है या नहीं। तो सभी बातों पर निर्भर करता है। ठीक है मान्या? यस मैम। ठीक है बच्चे, ये एक्टिविटी के लिए नेक्स्ट टाइम आपको जरूर से लाना है सबको। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक कंडेंस शूट है, मतलब ये जो शूट है पौधे का ऊपर वाला पार्ट है, उसको मैंने ऐसे करके कंडेंस कर दिया, बिल्कुल दबा दिया, और फिर मैंने देखा ये फ्लावर बन गया। तो ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज अ मॉडिफाइड शूट which is condensed and is meant for sexual reproduction, found only in angiosperm. किसी भी फूल में 4 घेरे होते हैं। वर्ल्स का मतलब है मेरे यहाँ घेरों से। घेरे मैं ऐसे ही बना रही हूँ अभी, और कुछ पढ़ाने से पहले। ये देखो 4 घेरे होते हैं, क्योंकि अगली बार करेंगे हम एक्टिविटी। तो ये देखिए, एक अंदर बनाया ब्लैक कलर का, सब अलग अलग कलर से बनाइएगा जब यहाँ बना रही हूँ। एक सबसे अंदर ब्लैक कलर का बनाया, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो कर रहा है। रेड कलर से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो कर रहा है। फिर ग्रीन कलर से पेटल्स शो कर रहा है फ्लावर के, और ब्राउन कलर से हम दिखा देते हैं इसके सेपल्स शो कर रहा है। एक फूल में अधिकतम मैक्सिमम 4 घेरे होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं। 4 घेरे मतलब उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं मैक्सिमम। सबसे बाहर वाला जो वर्ल है उसे कहते हैं हम सेपल्स। आपने देखा है कभी एक बड, कली देखी है? कली बच्चों, फूल की कली जो होती है। यस मैम। तो जब फूल एक कली की स्टेट में होता है, बड की स्टेट में होता है, तो उस कली को प्रोटेक्ट करती हैं बाहर हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां। देखिए आप, यस मैम। करती हैं। इनको कहते हैं हम सेपल्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? सेपल्स। अच्छा, जिस पार्ट को हम सबसे ज्यादा जानते हैं फ्लावर में और सबसे पसंद करते हैं वो है पेटल्स। पेटल्स फ्लावर को बड़ा सुंदर बनाते हैं। तो गुलाब के पेटल्स लाल और सफेद अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। तो पेटल्स जो हैं सेपल्स की तरह कैसे हैं? शोई पार्ट है मेन। पेटल्स और सेपल्स फूल में केवल शो के लिए होते हैं या पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। यानी पेटल्स और सेपल्स आर नॉन एसेंशियल वर्ल्स। बोथ ऑफ देम आर नॉन एसेंशियल वर्ल्स। अच्छा मान्या, फूल का काम क्या है? मेन काम किसके लिए पैदा हुआ है फूल? मैम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके पास क्या होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? मैम फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट। हाँ, तो हो सकता है किसी फूल के पास दोनों पार्ट हो। जैसे इस फूल में मैंने दोनों पार्ट दिखाए। रेड से दिखा रही हूं मैं मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। फर्दर हम अगली बार पढ़ेंगे इसको। और सबसे अंदर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन में ये ब्लैक वाला पार्ट है जो है फीमेल पार्ट। तो एक ऐसा फूल जिसमें मेल या फीमेल दोनों हो, यानी दोनों सेक्सेस हो, ऐसे फूल को कहेंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगली बार जो चाइना रोज हम डिस्कस करेंगे वो चाइना रोज हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, राइट? और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर को लेके हम डिस्कस करके इसको कट करके देखेंगे, पूरा स्पेसिमेन देखेंगे ताकि हम इसे समझ पाए। ठीक है? ऑलराइट? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Right. So you should be known with this much of the part. However, ये क्लास का जो एलिमेंट है हमारा एक्टिविटी वाला अगली बार, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम से आना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक बार यहाँ फ्लावर के बारे में छोटा छोटा सा एक हिंट दे रही हूँ। डिटेल में हम अगली बार ही करेंगे। फ्लावर का सबसे बाहर का पोर्शन जो मैंने आपको सेपल्स वाला बताया, कई सारे सेपल्स मिलकर कैलिक्स बनाते हैं, सारे पेटल्स मिलके बनाते हैं कोरोला, सारा मेल पार्ट इकट्ठे मिलके कहलाता है एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट कहलाता है गाइनोशियम। या मैं आगे लिख लेती हूँ, कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल, सबसे बाहर पाया जाने वाला
इसकी सिंगल यानी जिससे बना होता है वो है सेपल्स, और ये ग्रीन कलर का होता है और प्रोटेक्ट करता है बड को। बात समझ में आ गई बच्चा? यस मैम। एकदम Yes, अच्छी ma'am. तरह से। अब आते हैं फूल के उस पार्ट पर जिसे आप और हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। अगर किसी ने पत्तियां तोड़ दी, मतलब पेटल्स तोड़ दी फूल की, तो मेरा फूल तोड़ दिया, खराब कर दिया, अब तो बेकार हो गया। फूल के लिए कैलिक्स और कोरोला का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर हमारे लिए तो कोरोला कैलिक्स के अंदर की तरफ पाया जाता है और काफी क्लियर मतलब विजिबल पार्ट होता है। मोस्ट कॉन्स्पिशियस मतलब वेरी विजिबल। ये कई बार बड़े अलग अलग तरह के रंगों में पाया जाता है और इसका काम है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, जैसे बीज को, बर्ड्स को, बैट्स को, स्नेल्स को, ये अलग अलग तरीके के पॉलिनेटर्स। कोरोला की यूनिट है पेटल, जैसे कैलिक्स की यूनिट है सेपल्स, ऐसे ही कोरोला की यूनिट है पेटल। हाँ जी, समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी कभी सेपल्स और पेटल्स यूनाइटेड होते हैं, मतलब कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें सेपल और पेटल में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, यानी दोनों यूनाइटेड होते हैं। यूनाइटेड होकर ये बनाते हैं एक घेरा, और नया घेरा, इसे कहते हैं पेरियांथ, और इसकी यूनिट है टेपल्स। सेपल प्लस पेटल इक्वल्स टू टेपल्स। Tepals. आसान है ना? यस मैम। टेपल्स, राइट। तो टेपल्स जो हैं, कई सारे टेपल्स मिलके बनाते हैं पेरियांथ। क्लियर है? यस मैम। ओके, ऑलराइट। कई सारे पेटल्स मिलके बनाते हैं पेरियांथ। ये मैं आपको दो डायग्राम्स दिखा रही हूँ बस क्लास के लास्ट में हमारे। ये एक सेकेंड, पहले हम ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे क्योंकि अभी हमने ये नहीं देखा है। एक बार टेपल्स दिखाकर आपको बता दूं मैं, ये एक ट्यूलिप का फ्लावर है और ये ट्यूलिप फ्लावर में इन्होंने दिखाया पेरियांथ, यानी इसके सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं है, सेपल और पेटल एक साथ है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सब 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 क्या है? दीज आर टेपल्स। ये क्या है बच्चों? टेपल्स। और टेपल्स मिलके क्या बना रहे हैं? पेरियांथ। और ये जो है इसके, ये जो बड़े विजिबल नजर आ रहे हैं, ये इसका एंड्रोशियम बना रहे हैं सब मिलकर। ये सारे के सारे जो पर्पल से कलर के नजर आ रहे हैं मिलकर बना रहे हैं एंड्रोशियम। और सबसे अंदर, हाँ जी बेटा, मेल पार्ट। और जो सबसे अंदर पीले रंग का नजर आ रहा है वो है उसका फीमेल पार्ट। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अगली बार Excuse me, क्लास ma'am. में आप सब लोग जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसके साथ एंटर करेंगे। आई होप दैट हमारा अगला क्लास पहला हो जिससे कि हमें थोड़ा ज्यादा टाइम मिले। तो अगले क्लास में आप लोगों की एंट्री का टाइम 4:30 रहे, 4:45 की जगह। सो टेक दिस इंस्ट्रक्शन एज अ कमांड फ्रॉम माय साइड, क्योंकि एक्टिविटी करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके मैम। So that was all today from my side.